हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप सैनी है और मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें बाइलिंगुअल के लिए मैंने सोचा था पहले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने एक चीज़ सोची है कि आप लोगों को चीज़ें लिखी रहेंगी इंग्लिश में और मैं बताऊँगा आपको हिंदी में। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज कर दूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसमें मैं लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश करूँगा। और लक्ष्मीकांत जो बुक है वो लगभग 40-45 दिन लगभग उसमें चाहिए अच्छे से उसको समझने के लिए। ऊपर ऊपर से तो कोई भी समझ सकता है, और प्लस वो चीज़ें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोग चालू करते हैं। इसमें जो कंपनी थी, कंपनी ने किस तरह से भारतीय संविधान में इंडियन पॉलिटी में किस तरह से अधिनियम बनना चालू हुए, एक इसकी नींव के बारे में बात हुई है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया अधिनियम कैसे बने, या सबसे पहला अधिनियम कौन सा आया था। तो उससे पहले हम एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में आए थे और बंगाल में सबसे ज़्यादा उनकी फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह उन्होंने डाले और कोठी वोठी वगैरह डाली, और बंगाल को सबसे पहले कब्जा किया। उसकी वजह थी कि बंगाल में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे। और दूसरी बात ये कि उसके और दो सेंटर थे, मुंबई और चेन्नई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे बंगाल में थे। उसकी दो वजह थी कि रिसोर्सेज ज़्यादा थे और प्लस सी पोर्ट्स वहाँ पे उपलब्ध था पास ही में। तो इसलिए वहाँ पे बंगाल अंग्रेज़ों ने फोकस ज़्यादा किया था। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, ठीक है। और बिल का मतलब होता है विधेयक। आप इसको हिंदी में थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूँगा। विधेयक वो होता है जब लोकसभा पास कर दे किसी भी कानून को, राज्यसभा पास कर दे, परंतु वो लागू ना हुआ। लागू कब होगा? जब राष्ट्रपति भी उस पर अपने साइन कर दें या सहमति दे दें, तो वो एक्ट बन जाता है, मतलब अधिनियम बन जाता है। उससे पहले वो बिल रहता है, यानी विधेयक रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि आखिरकार कंपनी ने ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 1775 से लेके जो 1773 का इरा था, उस समय कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी। इसका बैकग्राउंड और पहले से चल सकते हैं हम लोग कि 1600 के बाद में मान लो 1650 से लेके 1757 तक कंपनी थोड़ा सा डिके हो रहा था कंपनी के प्रॉफिट में, और उसके एम्प्लॉई ज़्यादा रिच हो रहे थे। वो उसका यूज कर रहे थे, जो अपने एम्प्रर्स वगैरह उन लोगों को देते थे दस्तक व फरमान वगैरह, तो वो खुद के लिए यूज कर लेते थे और उसको बेच देते थे। क्या करते थे, जैसे मान लो अपने इंडियंस कर्मचारी हैं उनको बेच देते थे। खैर, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कंपनी को क्या मिल गया था? दीवानी और फौजदारी राइट मिल गए थे। दीवानी और फौजदारी राइट की वजह से क्या हुआ था कि दीवानी की वजह से कंपनी क्या कर सकती थी कि नियम वगैरह बना सकती थी राजस्व वसूलने के, रेवेन्यू वसूलने के। और फौजदारी का मतलब क्या होता है? जो इस समय क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उसे फौजदारी कहते हैं, मतलब सेना का रख रखाव वगैरह, युद्ध वगैरह होना, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चालू करते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, सबसे पहला गवर्नर कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर क्लाइव को माना गया है, ठीक है, बंगाल का। फिर इसके बाद में अब हम लोग चालू करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न हमेशा अगर पॉलिटी से आता है तो इन सबसे पूछा जाता है। कंपनी का रूल चालू हुआ था कब से? कंपनी का जो रूल चालू हुआ था वो 1773 ही मान सकते हैं कि उन्होंने अधिनियम बनाए थे। और क्राउन रूल चालू हुआ था 1858 हुआ था, 1857 क्रांति के बाद। तो हम लोग यहाँ फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था इस अधिनियम में? जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको हम लोग गवर्नर कहते थे। क्या कहते थे? गवर्नर, ठीक है। और कहाँ का हो गया था? वो गवर्नर हो गया था। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और इसमें, कि जो बंगाल का गवर्नर था उसके पास विधायी एग्जीक्यूटिव पावर आ गई थी। मतलब समझिएगा, अगर वो आदेश देगा तो मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में भी वो लागू होंगे। जिस तरह हाई कोर्ट अगर आदेश दे दे तो वो हाई कोर्ट अगर आदेश दे दे
तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी और सब जगह लागू होते हैं ना, इसी तरह इसका हो गया था आदेश। तो इसलिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इस समय पारित हुआ था गवर्नर जनरल के समय में, गवर्नर के समय में, उसे बोलते हैं लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग था। तो सबसे लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का, वो भी वारिंग हेस्टिंग था, क्योंकि इसी के समय पारित हुआ था। तो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक, पहला नियम, मतलब पहला इसका जो पॉइंट था वो था। दूसरा पॉइंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया 1774 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1774 में स्थापित किया गया। तो इसमें क्या हुआ था कि 2 जज थे और इलियाज इम्फे, ये इसके सुपीरियर थे, मतलब जैसे कहते हैं हाई कोर्ट में जैसे सीनियर जज होता है या मेन जज होता है उसे बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, इसी टाइप में इलियाज इम्फे थे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, प्रोहिबिट प्रेजेंट एंड ब्राइब्स। इसमें ये नियम बनाया गया था, जो कंपनी के कर्मचारी हैं क्या करेंगे, प्रेजेंट क्या क्या नहीं लेंगे, देखिए हम बताते हैं आपको, उनको क्या नहीं लेना है, एक सेकेंड। जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो प्रेजेंट नहीं ले सकते हैं, और ब्राइब्स मतलब घूस नहीं ले सकते हैं, किसी राजा से कोई उपहार नहीं लेंगे और कोई भी घूस नहीं लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में चौथा पॉइंट क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्यों हुए, ये गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, मतलब नियुक्ति हुई। वो कंपनी को देख रेख करेंगे, जैसे इस समय क्या होता है, सीएम होता है, गवर्नर होता है, और जैसे कि सीधी सी बात है कोई कंपनी होती है तो उसका सीईओ वगैरह होता है ना, उसी टाइप में डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई। अब जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मतलब जो नियम बनाती थी, उसके 4 मेंबर बनाए गए इसी अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, पॉइंट वाली बात ये है कि ये जो 4 मेंबर थे, अगर कोई भी सुझाव देते थे गवर्नर जनरल को बंगाल के, जो कि इसी अधिनियम से हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए बाध्यकारी, वो माने या ना माने। ठीक है, ये डिपेंड करता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर। कौन थे, वो थे वारिंग हेस्टिंग। ठीक है, अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इस पर फोकस करते हैं। ये क्या था, अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1773, मतलब संशोधन था, कुछ कमियां रह गई होंगी, उसी को संशोधन किया कंपनी ने। इसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ के पीएम जो थे पिट्स यंग थे। ठीक है, कहाँ के, ब्रिटेन के। तो अब देखते हैं इसमें क्या आया, इसमें क्या किया गया, डिस्टिंग्विश कर दिया गया किसके किसके बीच, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। मतलब समझिएगा, अब जो कंपनी है वो अलग अलग 2 काम करेगी। क्या काम करेगी, पहला तो कमर्शियल करेगी, व्यापार करेगी, दूसरा क्या, राजनीतिक फंक्शंस वगैरह देखेगी। तो ये 2 अलग अलग उसकी प्रकार के फंक्शंस कर दी गई कंपनी के। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई। क्यों की गई, कि कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव थे वो सही से कंपनी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, इसलिए। ठीक है, एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ओवर द सिविल एंड मिलिट्री। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या कर सकता था, सिविल और मिलिट्री के ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर सकता था, कर नहीं सकता था, जो कर रहे हैं उन पे देख रेख कर सकता था कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को था, वो क्या कर सकते थे, कमर्शियल चीज़ें देख सकते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले क्या कर सकते थे, वो कमर्शियल चीज़ें भी देख सकते थे, और प्लस कमर्शियल के साथ साथ वो कौन सी चीज़ें देख सकते थे, अभी आप लोगों को बताई थी ना यहाँ पे, कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक चीज़ें को भी देख सकते थे हम लोग, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले। अब कंपनी की जो क्षेत्र थे इन इंडिया, उसको क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश पोजेशन, मतलब ब्रिटिश का अधिकार क्षेत्र भारत में। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल दे दिया गया, किसके ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर। किस तरह से, कंपनी के माध्यम से। किस तरह, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी को वो करती थी, कंपनी जो है इंडिया में
अधिकतर क्षेत्रों पे कब्जा जमाए बैठी थी। अब जो है, अब क्या आया, इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसकी भी कहानी बेसिक सी हम आपको बताते हैं। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हो रहा था कि जो वहाँ के क्षेत्र थे ब्रिटेन के, वहाँ ये हो रहा था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अमीर होते जा रहे थे, और अमीर होने के साथ साथ वहाँ जो दूसरी कंपनियाँ थीं वो कंगाल होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, उसे फ़ायदा हो जाता था, लेकिन उन्हें नुकसान हो जाता था। तो उस नुकसान की वजह से ये अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1800, सॉरी इसके बीच में एक 1813 का भी आया था, 1813 का आया था। उसमें क्या हुआ था हम बताते हैं आपको। उसमें ये हुआ था कि उसमें जो हुआ था कि 1813 वाले जो अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था भारत पे, कमर्शियल अधिकार जिसे कहते हैं व्यापार करने का, वो अधिकार, सॉरी, जो ईस्ट इंडिया का कमर्शियल अधिकार था उसको हटा करके उसके एकाधिकार को केवल दो चीज़ों पर फोकस कर दिया गया था। किस किस चीज़ पे, देखिए, सबसे पहला तो चाइना के साथ जो व्यापार कर रहा है, कौन कौन व्यापार कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, किसके थ्रू, इंडिया के थ्रू। आप केवल मोनोपोली, मतलब एकाधिकार केवल कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर चाइना के साथ व्यापार करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, चाय, टी, अगर टी कोई भी ब्रिटेन में ले जाएगा बेचेगा तो वो कौन होगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे कॉटन हो गया या अन्य चीज़ें हो गई, नील हो गई, इन सब चीज़ों पे अन्य कंपनियां भी आके दावेदारी कर सकती थी। ये कौन सा अधिनियम था, 1813 का अधिनियम था। इसमें और कुछ खास हुआ नहीं था। एक चीज़ और ख़ास हुई थी, हम आपको बता देते हैं 1813 के अधिनियम में। इसमें जो एक विवाद चल रहा था, जब शिक्षा की बात आई तो शिक्षा में क्या हुआ कि अंग्रेजी, पाश्चात्य और जो अपने यहाँ की प्राच्य शिक्षा थी, प्राच्य शिक्षा का मतलब जो अपने यहाँ संस्कृत के वेद चलते थे उनको अपनाना, और पाश्चात्य का मतलब जो साइंटिफिक विकास हुआ था उस प्रकार की शिक्षा को अपनाना। और सबसे ज़्यादा फोकस्ड वाली बात थी कि उसमें इंग्लिश पे फोकस किया गया था, जो इंग्लिश बोलते हो जानते थे। तो उसके लिए 1,00,000 रुपये इसी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। कितना दिया गया, 1,00,000 रुपये। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1813 के अंतर्गत 1,00,000 रुपये दिए गए। ठीक, अब 1833 पे आते हैं। 1833 का अधिनियम क्या कहता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो गए। ठीक है, अब लॉज अंडर, सॉरी, लॉज लॉज अंडर प्रीवियस एक्ट, जो पुराने एक्ट के अंदर जो कानून थे उनको अब रेगुलेशन कहा जाने लगा। पहले क्या कहा जाता था, जैसे अभी सबसे पहला जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो इनको एक्ट कहा जाता था। अब ये क्या हो गया, रेगुलेशंस हो गए। मतलब किसी चीज़ पे एक प्रकार से बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे, सुपरविजन करते, तो उसी तरह से ये भी हो गए। ठीक है, अब जो एक्ट बनते थे उसे एक्ट अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तीसरे पॉइंट को देखते हैं अपन लोग। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, डिप्राइव्ड पावर ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया, बॉम्बे की और मद्रास की। आपको बताया था ना हमने, एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में आ गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया था 1773 से। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1833 के अधिनियम से उनकी पावर को छीन लिया गया। ठीक है, अब क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा, जो 1833 से विलियम बेंटिंक बने थे, वही केवल अधिनियम बना सकते थे पूरे भारत की कंपनी के लिए। कंपनी कमर्शियल बॉडी को एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में चेंज कर दिया गया। कैसे चेंज कर दिया गया, पहले क्या थी, कंपनी व्यापार के लिए आई थी। शुरुआत में कभी प्रश्न आता है तो बताएंगे आप व्यापार के लिए आई थी। अब वो कहे के लिए माने जाने लगी, केवल और केवल प्रशासन करने के लिए, केवल और केवल प्रशासन नहीं, सॉरी, प्रशासन करने के लिए मानी जाने लगी। वो दोनों काम करती थी, प्रशासन भी कर रही है और प्लस व्यापार भी कर रही है। वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा, हिस्ट्री के विषय वैसे। और फिर इसने क्या किया, ओपन कंपटीशन कर दिया गया 1833 अधिनियम के द्वारा। कभी भी अगर पूछा जाए कि ओपन कंपटीशन कब किया गया, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा ओपन कंपटीशन कर दिया गया सिविल सर्विस के लिए। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताएं, कैडबरी कॉलेज था लंदन में, वहाँ ही जो लोग पढ़ते थे पहले उसे बनाया जाता था 1833 के पहले,
जो गवर्नर और गवर्नर जनरल और जो भी सिविल सर्वेंट वगैरह बनते थे वो सब वहीं के पढ़े हुए थे। तो उसी स्कूल के पढ़े हुए, उसी कॉलेज के पढ़े हुए पर्सन्स को ही सिविल सर्वेंट बनाया जाता था, डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता था। लेकिन अब ओपन कंपटीशन होने जाने लगा 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमने आपको बता ही दिया। ठीक। अब अगला आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का अधिनियम। इसमें क्या है, इसको लास्ट चार्टर कहते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास। किसके लिए? कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने पूरा एरिया संभाल लिया, कंपनी का अधिकार खत्म हो गया, कंपनी अब यहाँ नहीं रहेगी, सारी देख रेख ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहेगी, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इसने क्या प्रोवाइड किया, गवर्नर जनरल को 6 मेंबर दिए गए। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल की और 6 मेंबर दिए गए। ठीक है। पहले क्या थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर थे 4 1773 में। अब गवर्नर ऑफ लेजिस्लेटर, ठीक है, जो नियम बनाने वाले थे वो कौन थे, इंडियन लेजिस्लेटर काउंसिल कहे जाने लगी। ठीक है। गवर्नर लेजिस्लेटर जो थी उसको क्या कहा जाने लगा, इंडियन लेजिस्लेटर काउंसिल। फिर एक चीज़ और, 1833 के बाद एक आया था जिसे कहते हैं कानूनी सदस्य। ठीक है। लॉ मेंबर, किसमें, गवर्नर जनरल की संस्था में। 1834 में आया था, उसे लॉर्ड मैकाले कहते हो। उसने एक चीज़ ये कही थी कि भारत में जितना भी साहित्य, उसको एशिया का जितना भी साहित्य उसको अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो यूरोप की किसी अच्छी लाइब्रेरी के अलमारी, एक अलमारी के बराबर भी उसका साहित्य अच्छा नहीं पूरे एशिया का। ठीक। ये इसने कहा था। इसकी सोच थी इंग्लिश को प्रचार करना और बढ़ाना। 1833 में 10 लाख कर दिए गए थे। ठीक है। तो हम लोग अभी 1853 का देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये हर 20-20 साल में आ रहा है। जैसे 1813 में आया था, 1833 में आया था, फिर 1853 में आया था, उसके पहले 1773 में आया था, फिर 1793 में आना था। तो इस टाइप में सब 20-20 साल के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है। जो भी एक्ट आ रहे थे वो 20-20 साल के अंतर्गत आ रहे थे। अब इसने क्या किया था, 6 मेंबर, जो 1853 के अधिनियम में 6 मेंबर इंडियन के वो कर दिए गए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 6 मेंबर होते। सेंट्रल लेजिस्लेटिव का जैसे अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है उसी तरह 4 मेंबर अपॉइंट किए जाने थे। ठीक है। और कहाँ से, लोकल प्रोविंसेस से, लोकल जो गवर्नमेंट होती थी उससे 4 मेंबर को चुनाव किए जाना था। कहाँ कहाँ से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। ठीक है। अब 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद क्राउन रूल चालू हुआ, जिससे 1858 से लेकर 1947 तक चला। ठीक है। क्राउन रूल का मतलब हो गया जो ब्रिटिश की महारानी या महाराजा थे उनके अंतर्गत अब अपना इंडिया कॉलोनियल स्टेट आने लगा, मतलब औपनिवेशिक राज्य माना जाने लगा। औपनिवेशिक राज्य का मतलब क्या है कि सारे का फंक्शन होंगे कंपनी में, लेकिन वो अधीन मानी जाएगी किसी अन्य देश के। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि क्राउन ये दिखाना चाहता था, क्राउन का तात्पर्य ब्रिटेन की महाराजा महारानी ये दिखाना चाहते थे कि हम इंडिया का भला चाहते हैं, जो कि ऐसा था नहीं। कोई इंडिया का भला नहीं चाहता था, वो विदेशी थे। अच्छा, एक पॉइंट और आता कि उन्हें विदेशी क्यों माना जाता था। विदेशी उन्हें इसलिए माना जाता था, तो ध्यान से समझिएगा, जो मुग़ल आए थे वो यहाँ रहने लगे, उन्होंने यहाँ पे जो भी खरीदा, कर लगाया, यहीं पे खर्च किया, यहीं के लोगों को रोज़गार दिया, हर चीज़ की। इंग्लिश यहाँ आए, अंग्रेज़ यहाँ आए, ब्रिटिशर, उन्होंने सब कुछ खरीदा, परचेज किया, लेकिन भेजते कहाँ थे, विदेश। एम्प्लॉय किसे करते थे, अंग्रेज़ों को। ठीक। उनका काम ये रहता जल्दी जल्दी कमाओ, सीधे अपने देश चले जाओ, वहाँ पर राज करो। तो इसलिए फॉरनर्स को क्या माने जाने लगा, अंग्रेज़ों को फॉरनर ही माने जाने लगा। ठीक है। और जबकि मुग़ल भी फॉरनर थे और अन्य जो आए थे आक्रमणकारी वो भी थे फॉरनर, लेकिन वो यहाँ रहते थे, यहाँ के लोगों को नियुक्त करते थे, यहाँ का पैसा यहीं पे खर्च करते थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट कौन था, लास्ट जो था यही था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक। और एक चीज़ और, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जो आपको अभी बताया गया। तो और इसमें क्या, वायसराय ऑफ इंडिया कौन सा हुआ फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग हुआ। इसने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया। इसकी जगह 15 सदस्यों की एक संस्था को नियुक्त किया और एक भारत सचिव, सेक्रेटरी का पद क्रिएट किया। कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया स्वीकार किया गया। अच्छा, एक चीज़ थी, जो ब्रिटिश सेक्रेटरी था
वो रिस्पॉन्सिबल तो इंडिया के लिए था, लेकिन सारा पैसा जो था अपॉइंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, लेकिन जो सारा पैसा था वो भारत को ही देना पड़ता था, 15 सदस्य की मेंबर का भी और ब्रिटिश की सेक्रेटरी का भी। ठीक है, ये एडवाइजरी बॉडी थी एक प्रकार से, किस तरह का प्रशासन होना चाहिए बाई क्राउन इन इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ काउंसिल। अच्छा, बनाया इसलिए गया था कि 1857 की क्रांति में विद्रोह हो गया था, तो ब्रिटेन की जो क्राउन था वो ये दिखाना चाहता था कि भारत के भले के लिए हम 15 सदस्यों की समिति बना रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो बात हम तक पहुंचती रहेगी, या कोई भी शिकायत होगी वो हमें बताते रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपने लिए सेफ्टी वॉल्व के तौर पर बनाया था। फिर इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल एंड स्विंग एंड बी स्वीड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी था उसके खिलाफ हम लोग मुकदमा दायर कर सकते थे, उसे फांसी भी हो सकती, मतलब फांसी नहीं सॉरी, मुकदमा भी दायर कर सकते थे, उसे सज़ा भी हो सकती थी। ठीक है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जा सकता था। इस तरह क्राउन बचा रह जाएगा और कोई भी गलत काम की सज़ा किसे मिलेगी, सेक्रेटरी को मिलेगी, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। अब अगला अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का अधिनियम। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें मेन फोकस करने वाली एक बात ये हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, आईपीसी जो अपना जो कानून बना हुआ वो लागू किया गया था, उसकी सारी धाराएं अपनाई गई थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, वायसराय नॉमिनेट कर सकता था किसको, कुछ भारतीय सदस्यों को जो कि नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक है, किसमें, अपनी काउंसिल में, किस काउंसिल में, जो 6 मेंबर की काउंसिल बननी थी उसमें। ठीक है, कौन कौन से 3 सदस्य बने थे देखते हैं। राजा बनारस के एक ठो बने थे, महाराजा ऑफ पटियाला बने थे और सर दिनकर राव बने थे। कौन, नॉन ऑफिशियल मेंबर, किसमें, वायसराय की काउंसिल में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है, तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 1773 से जो अधिनियम आए थे और 1853 तक जो अधिनियम रहे थे, उनमें क्या था, सारे में सेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था। सेंट्रलाइजेशन समझिएगा, भारत में ब्रिटिशर्स अलग अलग जगह रह रहे थे, अलग अलग क्षेत्र में कंपनियाँ थी, अलग अलग उसके गवर्नर्स थे उस एरिया के, जैसे मद्रास का अलग था, मुंबई का अलग था, कलकत्ता का अलग था, तो उससे सेंट्रलाइज किया गया। मतलब बड़े एरिया को लेके एक मेन व्यक्ति होना चाहिए, जिस तरह प्रेसिडेंट इस समय है, तो सेंट्रलाइज करके उसको कहाँ पहुँचाया गया, सीधे पहुँचाया गया बंगाल के गवर्नर के पास। तो उसको सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चालू हो गई थी 1773 से। कब तक चली, 1853 तक चली, 1833 मानते हैं जनरली, फिर 1833 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था। ये 1861 का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 1861 में क्या, अपोजिस्ट ऑफ 1773 एंड 1833 तक। ठीक है, उसमें सेंट्रलाइजेशन हुआ था, ये डिसेंट्रलाइज हुआ था। अब क्या हुआ 1861 में, न्यू लेजिस्लेटिव बने, कहाँ कहाँ पे बने, बंगाल पे बने, NWF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस बने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस कहाँ थे, अपने ये क्या बोलते हैं उसको, सिंध क्षेत्र जो पड़ता था सिंधु नदी के आसपास, उसे बोलते थे। फिर पंजाब क्षेत्र आया, उसमें भी न्यू लेजिस्लेटिव बने, 3 न्यू लेजिस्लेटिव कब बने, 1861 के अधिनियम में। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये होता था कि जो वायसराय है वो क्या कर सकता है, किसी भी सदस्य को कोई ना कोई मंत्रालय दे सकता है। जिससे इस समय चलता है रक्षा मंत्रालय चलता है, शिक्षा मंत्रालय चलता है, इस तरह पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया, अलग अलग विभागों को अलग अलग व्यक्तियों को दे देना, इसे पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होते थे कि जो गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस इसमें पारित करता था, मतलब गवर्नर जनरल जो भी ऑर्डर देता था वो मेन होता था, और ये लोग जो होते थे पोर्टफोलियो सिस्टम में काम करने वाले, गवर्नर जनरल के बिहाफ में आदेश पारित कर सकते थे। अब इश्यू ऑर्डिनेंस विदाउट द ऑकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो अध्यादेश जारी करना, जैसे समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, गवर्नर, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करना 1862 में आया। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे इसको, क्या, ऑर्डिनेंस वाला। ठीक है, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कब हो सकता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा ऑर्डिनेंस कब चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, उसमें क्या था, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्कस कर सकती थी बजट को। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट
ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकती थी कि जिससे ब्रिटिश क्राउन के शासन को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो इस तरह अब देखते हैं पावर ऑफ जो लेजिस्लेटर थी वो बजट पे डिस्कशन कर सकते थे। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे कौन थे, 3 लोग थे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ जमींदार यूनिवर्सिटी, ये सब लोग जो बनते थे इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनते थे, मतलब जिनके पास पैसा होता था और जिनकी पहुंच होती थी। इलेक्शन प्रोसेस 1892 में स्टार्ट हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उससे पहले इलेक्शन कैसे होते थे, नॉमिनेट होते थे। अभी आपको बताया गया कि गवर्नर जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या कर सकता था, नियुक्त कर सकता था 6 लोगों को। ठीक है, अब क्या हुआ था, इलेक्शन चालू हो गए थे, बट इलेक्टर ना कह के उसे क्या कहा जाता था, नॉमिनेटर कहा जाता था, याद रखो। इलेक्टर शब्द बाद में आया, इलेक्टर बाद में आया। ठीक, अब आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक, पहले देख लें कितना टाइम हो गया, टाइम तो काफ़ी हो गया, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।